जय श्री राम। नमस्कार, मैं लोक मिश्रा आप सबका एक बार फिर से रेस अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत से संबंधित, और प्राचीन भारत में पेट एग्जाम को देखते हुए आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश। दो वंशों के बारे में से चर्चा करेंगे, एक शुंग वंश के बारे में, एक सातवाहन वंश के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश, ठीक है। देखिए, शुंग वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के शासक बृहदस्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदस्थ की सेना में पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। बृहदस्थ मौर्य वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। बृहदस्थ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इसके आगे हम देखते हैं, एक फ्लो चार्ट खींच ले रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे लिखते हैं राजा भाग भट्ट। पुष्यमित्र शुंग में शुंग वंश के संस्थापक हैं राजा भागभद्र। शुंग वंशीय नौवां शासक, शुंग वंशीय नौवां शासक है, ठीक है। शुंग वंशीय नौवां शासक है। चलिए, इनकी राजधानी जो है, राजधानी देखते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी इनकी राजधानी। बेसनगर या फिर आप विदिशा कह सकते हैं। भागभद्र की राजधानी बेसनगर या फिर विदिशा। देखिए, पाटलिपुत्र अशोक की भी राजधानी थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है, ठीक है। पाटलिपुत्र ही रही है मौर्य काल में। मौर्य काल कभी मगध साम्राज्य के शासन किया है। उसके पीछे कारण क्या है आपको याद होगा। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी, और घनानंद की हत्या करने के बाद मगध साम्राज्य में नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की, यानी मौर्य वंश की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की शुरुआत की, उसी में एक मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक के पीरियड अशोक ने कलिंग युद्ध किया 251 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी युद्ध विस्तार नीति का अंत कर दिया, और शैव धर्म के तरफ से वह बौद्ध धर्म की ओर चला गया। अर्थात उसने शैव धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि 50 वर्षों के अंदर अंदर ही मौर्य वंश का पतन हो गया। अर्थात बृहदस्थ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई, और शुंग मौर्य वंश के स्थान पर एक शुंग वंश की स्थापना की गई। देखिए इनके बारे में। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये भी पूछा जाता है। जो नेक्स्ट आपका बनेगा ये है ब्राह्मण वंश के पुनर्संस्थापक माने जाते हैं। पुनर्संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने इसमें अश्वमेध व राजसूर यज्ञ, इसने अश्वमेध व राजसूर यज्ञ आयोजित कराए। इसके पुरोहित कौन थे? इस यज्ञ के जो पुरोहित माने गए थे, पुरोहित थे
पंतजल कौन थे? पंतजल थे। पंतजल को योग दर्शक का प्रतिपादक माना जाता है, लिख लीजिए, योग दर्शन का प्रतिपादक, योग दर्शन का प्रतिपादक पंतजल को माना जाता है। ठीक है, इतनी बात इसमें रखते हैं। राजा भागभद्र के बारे में क्या है? ये शुंग वंश के 9वां शासक हैं। इनकी राजधानी बेसनगर विदिशा है और इनसे एक अभिलेख संबंधित है जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। वो अभिलेख कौन सा है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इस गरुड़ स्तंभ अभिलेख में क्या है? या इसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी दी गई है, या आप कह सकते हैं भागवत धर्म के बारे में जानकारी देने वाला यह पहला अभिलेख है। ठीक है, पहला अभिलेख है। दो चार बातें और जान लेते हैं शुंग वंश के बारे में। देखिए, पुष्यमित्र शुंग शैव धर्म का कट्टर उपासक था। इसने बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए बौद्ध साहित्यों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक या डिस्ट्रॉयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अशोक कालीन लगभग 84,000 से ज्यादा स्तूपों को तोड़वा दिया था। इसने अशोक कालीन लगभग 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। अर्थात ये बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार किया। अर्थात ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म को संरक्षण ना दे करके इसने शैव धर्म को संरक्षण दिया, अर्थात सनातन धर्म को संरक्षण दिया। कारण क्या था अत्याचार करने का? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि मौर्य वंश में या मौर्य शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था। आपको याद होगा अशोक के काल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिष्ट की अध्यक्षता में एक संगीति हुई थी जिसे हम तृतीय बौद्ध संगीति कहते हैं और पहली अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगीति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के राजा लोग इसमें शामिल हुए थे। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? यही कारण है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए। तो हम ये कह सकते हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसको ऐसे ही बनाना है। कैसे इसमें प्रश्न आएगा? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ब्राह्मण वंश के पुनर्संस्थापक पुष्यमित्र शुंग रहेंगे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सबसे ज्यादा अश्वमेध व राजसूय यज्ञ कराया गया था। इससे भी एक अभिलेख संबंधित है, रानोपाली का अभिलेख। अयोध्या में एक रानोपाली क्षेत्र है, रानोपाली से खुदाई के दौरान एक अभिलेख मिला था जिस अभिलेख में ये अश्वमेध व राजसूय यज्ञ का जिक्र किया गया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ जो है वो सीमा विस्तार या साम्राज्य विस्तार के लिए कराया जाता है। इसमें घोड़ा होता है, उसमें छोड़ दिया जाता है। यदि आपको अपने साम्राज्य को इसमें विलय करना है तो घोड़े को आप जाने देंगे, अगर आपको उस राजा से युद्ध करना है तो घोड़े को पकड़ना होता है। जिस साम्राज्य के राजा के द्वारा घोड़े को पकड़ा जाता था उस राजा से युद्ध होता था। दूसरा जो यज्ञ है वो है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो होता है वो होता है राज अभिषेक के लिए। जब किसी राजा को राज सिंहासन में बिठाया जाता था तो एक राज अभिषेक कराया जाता था। राज अभिषेक के लिए एक राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था। उस राजसूय यज्ञ में विभिन्न नगरों के विभिन्न राजाओं को बुलाया जाता था, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि इस राज्य के नए उत्तराधिकारी ये हो चुके हैं। तो राजसूय यज्ञ के माध्यम से ये किया जाता था। एक दो यज्ञ और है, ठीक है। एक है वज्रपान यज्ञ। इसमें भी क्या होता था? सुरापान को प्रधानता देने के लिए यज्ञ कराया जाता था। ठीक, क्लियर होगी बात? चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित किसे माना जाता है? पंतजलि को माना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ मिटा के नई बातें और शामिल करते हैं। नई बातों में क्या है? बौद्ध साहित्य अनुसार
पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक या फिर डिस्ट्रॉयर माना जाता है, विनाशक माना जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं, पुष्यमित्र, ये भी महत्वपूर्ण है, पुष्यमित्र शुंग शैव धर्म का उपासक था। ये बात याद रखना है, शैव धर्म का उपासक था या फॉलोअर था या संरक्षण दिया था। 2-3 बातें पूछा जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किस धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया, तो शैव धर्म उत्तर होगा। अर्थात उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण न देने के शैव धर्म को संरक्षण दिया था। एक नोट पॉइंट लगा करके और मेंशन कर लीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया ये भी। अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शैव धर्म का उपासक था। इसका मतलब क्या हुआ कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया उपगुप्त की दीक्षा देने के बाद, अर्थात बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने जब उनको प्रेरित किया कि वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, शैव धर्म के थे। अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले अशोक शैव धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने शैव धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इतनी बात समझ में आई। और इसी शैव धर्म को फिर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा संरक्षण दिया गया, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, उसके जगह पे शैव धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। आपने सुना होगा एक कानूनी पुस्तक है मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई। पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई, इस बात को अच्छे से रखना है। मनुस्मृति ऋषि मनु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसे हम कानूनी पुस्तक कहते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इस कानूनी पुस्तक की रचना अगर किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी या शुंग डायनेस्टी जब था तब हुआ था। कोई डाउट? राजा भागभद्र के बारे में जान लेते हैं। राजा भागभद्र शुंग वंशीय 9वां शासक है। इनकी राजधानी बेसनगर विदिशा है और इनसे एक अभिलेख संबंधित है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख में भागवत धर्म के बारे में जानकारी दी गई है कि उस समय सबसे ज्यादा कौन सा धर्म था, भागवत धर्म था। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए पॉइंट अच्छे से। देख लीजिए, हो गया। एक पॉइंट और इसमें मेंशन कर लेते हैं। एक पॉइंट और मेंशन करते हैं। भागवत धर्म को सर्वप्रथम हेलियोडोरस ने स्वीकार किया था। देखिए कहीं कहीं आपसे ये भी पूछा जाएगा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, या फिर प्रश्न ये आएगा हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर पूछा जाएगा हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ पे स्थित है, तो बेसनगर या फिर विदिशा हो जाएगा। शुंग वंशीय 9वां शासक राजा भागभद्र की राजधानी क्या थी, तो बेसनगर या फिर विदिशा हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। तो ये शुंग वंश के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो पेट एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद
लगाते हैं हम सातवाहन वंश। जो 5 नंबर प्राचीन भारत से आएगा उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि कहां से आएगा और वो पॉइंट छूटने ना पाए। इसे हम आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक वंश है, राजवंश है। इसमें 2-4 बातें हम लिखते हैं। सबसे पहले इनकी राजधानी तो आप प्रतिष्ठान या फिर पैठन थी। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या फिर पैठन। इनका समाज कैसा था? इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। देखिए, हम लोग के तरफ जो है उत्तर भारत में पुरुष प्रधान होता है, अर्थात बच्चों के नाम के साथ सनाब लिखा जाता है, नहीं कि आप किसके पुत्र, यानी पिता का नाम लिखा जाता है, जबकि इनके समाज में माता का नाम लिखा जाता था। पुरुषों के बच्चों के नाम के आगे माता का नाम लिखा जाता था। हमारे यहाँ क्या है? पुरुषों का नाम लिखा जाता है। ये भी एक राजवंश है, नहीं समझना है। समाज के साथ फिर लिखिए भाषा। भाषा क्या है? प्राकृत। भाषा क्या है? प्राकृत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, इन्होंने सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत की। भारत में भूमि अनुदान प्रथा जो है इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, इस राजवंश के द्वारा चलाया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट जो होगा। इन्होंने सर्वप्रथम शीशे, कांच जिसे कहते हैं, व पोटीन के सिक्के चलाए। ये पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम शीशे और पोटीन के सिक्के किसके साथ? सातवाहन वंश में चलाए गए। भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत किस वंश में हुई? सातवाहन वंश में हुई। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान पैठन थी। सातवाहन वंश का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। सातवाहन वंश की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। एक और पॉइंट आ जाइए, देख लेते हैं। मूर्ति निर्माण की अमरावती शैली का जन्म दिया। मूर्ति निर्माण की अमरावती कला शैली को जन्म दिया। क्लियर हो गई बात? मूर्ति निर्माण की अमरावती कला शैली को जन्म दिया। देखिए, ध्यान दीजिए, मूर्ति निर्माण की 3 शैलियां हैं। एक है गांधार कला शैली, एक है मथुरा कला शैली, एक है अमरावती कला शैली। अमरावती कला शैली भी क्या था? अमरावती कला शैली में मूर्ति सफेद संगमरमर से निर्मित होती थी। अमरावती कला शैली में मूर्ति सफेद संगमरमर से निर्मित होती थी। इस बात को अच्छे से याद रखना है। एक बात और आज समझिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जो मूर्ति है ऋषभ देव की, वो मूर्ति जो है अमरावती कला शैली में ही बनी है, अर्थात वो मूर्ति जो है सफेद संगमरमर से बनाई गई है। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान में स्थित है। अमरावती कला शैली में ये जो मूर्ति बनी है और ये जो मंदिर बना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसे चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के एक मंत्री थे विमल,
उसी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसलिए कहीं कहीं पुस्तकों में विमल शाही का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर लिखना है नोट लगा करके मेंशन कर लीजिए, नोट लगा करके मेंशन कर लीजिए। मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण की शैली कौन कौन सी है? हो सकता है एक प्रश्न ये आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूर्ति निर्माण की कला शैली नहीं है? तो आपका उत्तर क्या क्या होगा? तो 3 शैलियां हैं। पहला है गांधार कला शैली, गांधार कला शैली, और मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली। उसके बाद तीसरी आपके पास है अमरावती कला शैली। ये 3 प्रकार की मूर्तियां थी। ये सफेद संगमरमर से है, लाल बलुआ पत्थर से है, और ये जो है टेराकोटा जिसे कहते हैं उस पत्थर से निर्मित है, जिसे लाल कलर का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की मूर्ति निर्माण की शैलियां हैं। आंध्र सातवाहन वंश में फिर से देख लेते हैं। राजधानी प्रतिष्ठान पैठण, सातवाहन वंश का समाज मात्र सत्तात्मक। इनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंश में हुई। सर्वप्रथम शीशे और पोटीन के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? सातवाहन वंश में चलाए गए। मूर्ति निर्माण की अमरावती कला शैली को जन्म किसने दिया? सातवाहन वंश में दिया गया। अमरावती कला शैली में सफेद संगमरमर से मूर्ति निर्मित होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति निर्माण की शैली नहीं है? तो 3 प्रकार की मूर्ति निर्माण शैली है, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली। ठीक है, और अमरावती कला शैली में सफेद संगमरमर की मूर्ति निर्मित होती थी। क्लियर होगी बात? इतनी बात क्लियर है? चलिए देख लीजिए अच्छे से। चांद के क्लियर हो रहा है? अब इसमें जो एक पॉइंट निकल के आपका आएगा वो है शासक। क्या है? शासक। कौन कौन से शासक हुए हैं इसमें? तो देखते हैं। पहले जो शासक हैं वो हैं सिमुक, सिमुक। फिर हैं सतकर्णी, सतकर्णी फर्स्ट। फिर है इनके नए शासक हॉल, कहीं कहीं मिलता है। फिर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर है यज्ञ किए सतकर्णी, यज्ञ किए सतकर्णी। ये शासक है सातवाहन वंश के। सिमुक को हम सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है, या सातवाहन वंश के संस्थापक। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। प्रथम शक्तिशाली शासक। हॉल के बारे में क्या है? एक शांति प्रिय शासक। सातवाहन वंश में हॉल क्या थे? एक शांत प्रिय शासक थे, अर्थात ये एक कवि के रूप में थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक प्रतापी शासक माना गया है, और सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक माना गया है। पुनर्संस्थापक का अर्थ होता है कि सातवाहन वंश
इसके शासनकाल में काफी वृद्धि और विकास किया या फला फूला, ये कह सकते हैं। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी पहले ऐसे शासक हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को एक कर दिया था। अर्थात भाषा को लेकर के जो समस्या उत्पन्न थी, उन भाषा वाली समस्या को उन्होंने दूर किया था। और ये पहले ऐसे शासक हैं जो यूनान आक्रमणकारी डेमेट्रियस को भारत की सीमा के बाहर ही पराजित कर दिया था। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? यज्ञिकीय सतकर्णी कौन है? यज्ञिकीय सतकर्णी ये नागार्जुन के समकालीन शासक थे। नागार्जुन के समकालीन शासक थे। देख लीजिए, बना लीजिए, इसे बना लीजिए। बना लीजिए। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे। ठीक है, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या था? इनकी एक पुस्तक है जो मिलती है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ये इनकी एक पुस्तक। क्लियर हो गई बात? ध्यान से देख लीजिए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे? सतकर्णी फर्स्ट थे। हाल एक शांत प्रिय शासक थे या फिर एक कवि थे? हाल। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक प्रतापी शासक माना जाता है। ये सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक माना जाता है। इन्होंने यूनान आक्रमणकारी डेमेट्रियस को भारत की सीमा के बाहर ही पराजित किया था। यज्ञिकीय सतकर्णी नागार्जुन के समकालीन माने जाते हैं। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो ये था आज का दो टॉपिक, जो दो वंशों के बारे में हमने बात किया। एक था शुंग वंश और एक था सातवाहन वंश। हम इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए हैं। हमने उन्हीं बातों को रखा है जो टेट एग्जाम से रिलेटेड है, जो छोटी छोटी माइनर बातें पूछी जाती है एग्जाम में। वैसे इस वंश को पढ़ना होगा तो इसके लिए हमें एक सीक्वेंस में प्राचीन भारत का जब वीडियो लॉन्च किया जाएगा, जब वीडियो बनाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर चलेंगे और हर्षवर्धन वो युग अर्थात वर्धन काल, राजा हर्षवर्धन के समय तक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, खूब ढेर सारी विशेष आशीर्वाद और जय श्री राम। हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अयोध्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल सके। थैंक यू सो मच।